अंदाजा है कि आपको उर्दू समझ में आती है, इसलिए मैं सवालात उर्दू में करूंगा। आप उर्दू और इंग्लिश मिक्स जवाब दे सकते हैं जिस तरीके से आपको मुनासिब लगे। सबसे पहला सवाल जाहिर ये है कि क्या न्यूयॉर्क तैयार है? जाहिर न्यूयॉर्क एक डाइवर्सिफाइड शहर है जो दुनिया भर से मुख्तलिफ रिलीजन्स को, मुख्तलिफ जो नस्लें हैं उनको वेलकम करता है, मगर इस वक्त एक पोलराइज माहौल है, ऐसा पोलराइज माहौल है जिसमें सदर ट्रंप मुंतखब हुए हैं और अभी अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। वो जाहिर बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स कट की बात करते हैं, इसके अलावा जाहिर वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात करते हैं। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। और द कन्वर्सेशंस दैट आई हैव हैड विद न्यूयॉर्कर्स, ये पूरा शहर में अक्रॉस द 5 boroughs, मैं यही सुनता हूं कि दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और इतना मुश्किल बना है फॉर वर्किंग क्लास न्यूयॉर्कर्स टू एक्चुअली बी एबल टू अफोर्ड दिस सिटी। और ये पूरा कैंपेन इज फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग दिस सिटी अफोर्डेबल, ऑन फ्रीजिंग द रेंट, ऑन मेकिंग बसेस फास्ट एंड फ्री, ऑन डिलीवरिंग यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। और जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूं इस कैंपेन के बारे में, and the focus of it, they see their own struggles in this, क्योंकि more and more New Yorkers are being priced out of this city, they're being pushed out of this city, and they are ready for a new generation of leadership. And they know that Muslims are just like every other New Yorker. We want and deserve the same things, equality and respect. And ultimately, it's time to show that this city's politics can look more like the city itself. मतलब और जब हम बाहर से देखते हैं तो जाहिर ऐसा लगता है कि जो दुनिया भर में, खासतौर पर वेस्ट में, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है इट इज ऑन द राइज, और शायद लोगों के लिए इतना वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं होगा। बट जब आप वोटर्स के पास गए हैं तो आपको क्या बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड मिला, बहुत एक वेलकमिंग रवैया मिला कि एक मुस्लिम इमिग्रेंट जो है वो मेयर बन सकता है न्यूयॉर्क का? जी, बात यह है कि जब भी आप न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो देन इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। इट्स वन दैट इज अबाउट द इश्यूज इन देयर लाइव्स। जब भी आप ये corporate PACs और ये billionaires के साथ बात करो, then what you'll hear is their focus on trying to divide New Yorkers. क्योंकि अभी 7 दिन बाकी हैं ये इलेक्शन में, और मैं और Andrew Cuomo, we are in a single digit race, and his campaign is receiving millions of dollars from Republican billionaires, and they're using that money to design mailers that artificially lengthen my beard, that darken my beard, that ask New Yorkers to be afraid of me. And there are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official, इसी शहर में, calling for me to be an American citizen and a leading candidate for mayor. So when these things happen, you understand that they are attempts to divide New Yorkers. But जब भी आप actually New Yorkers के साथ बात करो, then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. And what they understand is that being a good Muslim is just being a good person. It means providing help to those who need it and harming no one. And ultimately, that's how I was raised, to understand my place in this world and my responsibility as to how to make it a better one. और जो एंड्रू कोमो है वो साबिक गवर्नर हैं, स्कैंडल्स का जरूर शिकार रहे, मगर जो रीसेंट डिबेट है, आपने अपना जो मार्जिन है 40% था उनके साथ मुसलसल एक छोटी सी कैंपेन में मुख्तसर अरसे में उसको नैरो डाउन किया है। एक पोल में तो आप भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, बट जो मोस्ट रीसेंट डिबेट थी उसमें उन्होंने आपको अटैक किया इस बात पर कि आप यंग हैं, आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिस सीट के लिए आप लड़ रहे हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शहर है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर 33 साल का एक इनएक्सपीरियंस नौजवान उस शहर को नहीं चला सकता। तो आप कैसे ये साबित करेंगे कि लाइक पीपल शुड वोट फॉर यू एंड नॉट फॉर एक्सपीरियंस? मैं न्यूयॉर्कर्स को पूछता हूं कि इस टाइम में do they have the answer for what kind of experience we need? Because I look at Andrew Cuomo's experience and I see him having the experience of having cut Medicaid funding, of having stolen hundreds of millions of dollars from our public transit system, of having hounded the more than dozen women who have credibly accused him of sexual harassment, of claiming to fight for working people but giving his rich tax donors a tax break. And ultimately, that's the kind of experience that brought us to this point of an affordability crisis. And that's what I said to Andrew Cuomo, that those are the experiences I do not have. I do not have the experience of resigning in disgrace because I'm not Andrew Cuomo. My experience is fighting for working class New Yorkers and delivering for them. And one of the first fights that I fought was for the thousands of working class taxi drivers, many of whom are Desi, about 40% of whom come from India, Pakistan, Bangladesh, and they had been betrayed by this city. And I fought alongside thousands of them for many months, and we secured $450 million in debt relief for those drivers.
मतलब और ज़ाहिर वी आर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसकी बहुत ज़्यादा नजरें हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, और आप के बारे में ज़ाहिर बार बार आपको भी जब आप अपने इंटरव्यूज दे रहे थे सवाल किया गया कि आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गजा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया, और आपसे बार बार सवाल हो रहा था कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहां इसराइल के बाद सबसे ज्यादा जूस रहते हैं, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज कर रहे हैं? क्या क्या रिस्पॉन्स है वहां पर? बात यह है कि इस शहर में there is often a conversation as if Jewish New Yorkers have only one opinion on the topic of Israel and Palestine. And what I've found, in fact, as a candidate in second place with Jewish New Yorkers, is that there is a wide diversity of opinion on this topic, and also an ability to understand that we may not agree on the question of the policies of the Israeli government, but that our disagreement is still rooted in the same shared humanity. And ultimately, the conclusions that I have drawn, the statements that I have made, they are echoing the same findings by Israeli historians like Amos Goldberg and Daniel Blackman. They are echoing the words of a former Israeli Prime Minister, Ehud Olmert himself, who just a few weeks ago said, "What we are doing in Gaza is a war of devastation. It is limitless, indiscriminate, criminal, and cruel killing of civilians." This is the language that so many New Yorkers are not only hearing, but are sharing as their own analysis of what is happening. And I think there is an inability to understand that our campaign's success is not despite Jewish voters, it is in fact because of Jewish voters that our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together as we're now on the precipice of toppling a political dynasty. मतलब और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए जब वो गजा के अंदर ये सब कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि जब आप नेतन्याहू के खिलाफ इतनी सख्त लाइन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क में जूस मौजूद हैं वो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं, ऐसी लोग मौजूद हैं जो इस पूरे का पूरा जो कुछ गजा में हुआ या खित्ते में हो रहा है उसके हामी नहीं है, वो अग्री करते हैं आपकी बात से? जी। अच्छा, मुझे साथ में भी बताइएगा कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, फिर बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी भी है। आप सबसे वोट की बात कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा है, बट आपने नरेंद्र मोदी पर भी अभी पिछले दिनों तनकीद की जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ उस हवाले से, और आपने कहा आपका कोई वेलकम नहीं करेंगे अगर आप मेयर हुए और वो आते हैं, तो वहां कोई नाराजगी का सामना आपको नहीं करना पड़ा? बात यह है कि जब लोग मुझे पूछते हैं कि what do I think about Netanyahu या मोदी, जो भी सवाल होए, my answer will always come from my belief in universal human rights. And my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. And ultimately, so much of what has made me proud to be an Indian American has also been in the belief in that constitution and what it provides for each and every Indian. And what we are in this city is a city that believes in the belonging of each and every person here. We do not make classifications that only certain New Yorkers belong. We believe, in fact, that every New Yorker belongs. मुझे साथ में बताइएगा कि जाहिर आप इस वक्त जो रेस में बिल्कुल जो नैरो डाउन आपका गैप हुआ है और अब तो ये मुकाबला आपके और एंड्रयू कोमो के बारे में ही के दरमियान ही ख्याल किया जा रहा है, मगर उनका जो इस वक्त बार बार मौकफ है कि जो वो बार बार ये मौकफ देते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि ट्रंप मुझे बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं बिकॉज ओनली आई कैन स्टैंड अगेंस्ट ट्रंप। इस हवाले से आप क्या कहिएगा? तो बात यह है कि Donald Trump and Andrew Cuomo are funded by the same Republican billionaires. So Donald Trump would like nothing more than to have a mayor of New York City who has the same donors as he does. क्योंकि हम अभी देखते थे, there was a military parade where a large donor by the name of Bill Ackman was celebrating that parade. He was calling the deportations historic that ICE was doing across this country. That's the same donor who just gave Andrew Cuomo another $250,000. The reason I've said that I would be Donald Trump's worst nightmare is because of the fact that I am a Muslim immigrant who is a progressive New Yorker that actually fights for the things I believe in. I'm not someone who claims to stand for working people but will fold at the first invitation. And that's what Donald Trump is afraid of. He's afraid of actually having to fight. And for too long, Democrats have been willing to surrender as our first impulse when what we actually need to do is stand up for the people that we represent.
मतलब फिर जो आपके ज़ाहिर स्लोगन्स और प्रोमिसेस हैं, दे लुक गुड फॉर अ कॉमन मैन, मगर क्या वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी हैं? लाइक विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम फ्रॉम प्रोमिसेस टू पॉलिसीज टू एक्शंस ऑन द ग्राउंड? जैसे आप बात करते हैं कि न्यूयॉर्क में क्राइसिस ऑफ अफोर्डेबिलिटी है, न्यूयॉर्क ज़ाहिर दुनिया के एक्सपेंसिव शहरों में से एक है, मोस्ट एक्सपेंसिव शहरों में से एक है, तो आप उसको कैसे अफोर्डेबल बना पाएंगे? किस तरीके से, जब आप रेंट की बात करते हैं, दीगर चीज़ों की बात करते हैं, कैसे कर पाएंगे? These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. And I believe that an idea is only as good as its implementation. इसलिए मैं यही बोलता हूं कि we will freeze the rent, that we will make buses fast and free, that we will deliver universal child care. Because if we do not, we will start to lose this city. And so the focus that I have had over the course of this race is on not just answering the why, not just answering the who, but also the how we will do this. And I've had many meetings with former deputy mayors and commissioners from previous mayoral administrations on building out that plan to do exactly that as soon as I become the next mayor. कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो जाहिर है आपको एक कोऑपरेटिव प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा, आप उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, तो ये ग्रोसरी स्टोर से लेकर बसेस, तो कहां से पैसा आएगा आवाम को यकीन दिलाने के लिए कि पैसा कहां से आएगा? इसका भी आपके पास प्लान मौजूद है? देखो, हमारा प्रपोजल ये है कि we will raise $10 billion in new taxes, and we will do it by two major new revenue streams. The first is to match the state of New York's top corporate tax rate to that of the top corporate tax rate of New Jersey. We are at 7.25%. New Jersey, they are at 11.5%. Just by matching it, we will raise $5 billion. The second is by increasing the income taxes on the top 1% of New Yorkers who make $1 million or more, by just a flat 2% increase. That raises $4 billion. And after both of those taxes, those corporations and those very wealthy New Yorkers will still pay less than they did before Donald Trump was president in 2016. And it's important in a moment like this, when we're fighting an authoritarian administration in Washington, D.C., that we also fight with greater fiscal independence. Because our city's budget, about 7% of it is funded by the federal government. We know that Donald Trump will use that funding over us as leverage. One of the ways we can increase our ability to actually fight back is by ensuring that we raise more revenue such that we're less fiscally dependent on the federal government.